आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग स्टडी क्या करेंगे? तो केमिकल बॉन्ड क्या है, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, इसके बारे में दी गई डिफरेंट थ्योरीज जैसे कॉल्स-लेविस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अलावा हम लोग इसके अंतर्गत हार्डन बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, डापोल मोमेंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के दिमाग में जो चीजें आती हैं वो केमिकल बॉन्ड है क्या, रासायनिक बंधन। तो व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड क्या है? तो व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग क्या? तो हम लोगों ने कंसीडर करा टू एटम, ये कोई एटम ए है, ये कोई एटम बी है। ये एटम ए की न्यूक्लियस है और इसके सेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एटम बी है, इसकी न्यूक्लियस है और इसके सेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑब्वियसली एटम ए के न्यूक्लियस में मौजूद पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? तो एटम बी के सेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को मतलब नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। एटम ए के न्यूक्लियस में मौजूद पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? तो एटम बी के सेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। एटम बी के न्यूक्लियस में मौजूद पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? तो एटम ए के सेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। इसके अलावा एटम ए की न्यूक्लियस एटम बी की न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। एटम ए के सेल्स के इलेक्ट्रॉन एटम बी के सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो यदि आप दो एटम को आप लेते हैं तो इन दोनों एटम के बीच में क्या होती? तो एटम, एक एटम की न्यूक्लियस दूसरे एटम के सेल्स के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, दूसरे एटम की न्यूक्लियस पहले एटम के सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। दोनों एटम के सेल्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रही है, दोनों एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करी। तो टू एटम के बीच में क्या है? तो सम अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एफ ए टी मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड सम एफ आर मतलब रिपल्सिव फोर्स है। तो हमने कंसीडर करा टू एटम, इन दोनों एटम के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है और कुछ रिपल्सिव फोर्स है। तो वी हैव कंसीडर टू एटम, तो इन दोनों एटम के बीच में क्या है? तो देयर आर some force of attraction, some force of attraction and some force of repulsion between atoms. तो यहां पर एटम के बीच में क्या है? तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है और कुछ रिपल्सिव फोर्स है। तो इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, यदि दो एटम के बीच में लगने वाली जो आकर्षण बल है, ध्यान दीजिए, इस एटम की न्यूक्लियस इसके सेल्स के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये एटम की न्यूक्लियस इसके सेल्स के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इस सेल के इलेक्ट्रॉन इस सेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। मतलब दोनों एटम के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है और कुछ रिपल्सिव फोर्स है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, यदि दो एटम के बीच में लगने वाली आकर्षण बल ज्यादा हुई रिपल्सिव फोर्स है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, यदि दो एटम के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा ही रिपल्सिव फोर्स है, तो क्या होगी? तो एटम विल कम क्लोजर, तो एटम एक दूसरे को नजदीक आएंगी, इतनी नजदीक आएंगी कि दोनों एटम के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो जाए और रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो जाए। तो जहां पर दो एटम के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होती हैं और रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होती, वहीं पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान दें कि इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two atom, if force of attraction between two atom is greater than force of repulsion, if force of attraction between two atom is
ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। यदि दो एटम के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर हो किससे, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन से, देन एटम विल कम क्लोजर। तो एटम एक दूसरे के और नजदीक आएंगे till force of attraction between atoms becomes maximum and force of repulsion becomes minimum. At that position उस पोजीशन पर एटम हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। उस पोजीशन पर एटम की जो एट दैट पोजीशन एटम्स हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड, और वो फॉर्म करता केमिकल बॉन्ड। एंड द डिस्टेंस बिटवीन center of nuclei of two bonded atom is called bond length. तो व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? तो ये केमिकल बॉन्ड क्या है? तो हमने कंसीडर करा है टू एटम। पहले एटम के न्यूक्लियस दूसरे एटम के सेल्स के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। दूसरे एटम न्यूक्लियस पहले सेल्स के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। पहले सेल में इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। पहले एटम के न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है। तो यदि हम लोग टू एटम को कंसीडर करें तो दोनों एटम के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगी और कुछ रिपल्सिव फोर्स होगी। दो एटम को अगर हम लोग कंसीडर करें तो दोनों एटम के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगी और कुछ रिपल्सिव फोर्स होगी। तो देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सम फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू एटम। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर हुई फोर्स ऑफ रिपल्सन से, देन एटम विल कम क्लोजर। तो एटम एक दूसरे के नजदीक आती हैं। तब तक नजदीक आती हैं जब तक दोनों एटम के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो मैक्सिमम ना हो जाए और रिपल्सिव फोर्स मिनिमम ना हो जाए। उस पोजीशन पर, मतलब जब एटम के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होती है और रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होती है, उस समय दो एटम के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती वो मिनिमम हो जाती है। ध्यान रखेंगे, जब अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम रहेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। मतलब एटम के बीच में जो स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी तो मिनिमम होती है, और वहीं पर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और उसी पोजीशन पर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और उस पोजीशन पर दोनों एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उस पोजीशन पर दोनों एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। तो व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? तो ये केमिकल बॉन्ड आखिर हुआ क्या? तो ये व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? ये केमिकल बॉन्ड क्या है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। केमिकल बॉन्ड रासायनिक बंधन है क्या? तो दो परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है। ऐसे दो परमाणुओं के बीच में आकर्षण भी और विकर्षण भी है, लेकिन आकर्षण बल ज्यादा अगर हुई विकर्षण बल से तो एटम एक दूसरे के नजदीक आती है। तब तक आती जब तक अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम और रिपल्सिव फोर्स मिनिमम ना हो जाए, और उस पोजीशन पर मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होती है। वहीं पर केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? ये केमिकल बॉन्ड क्या है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम विच होल्ड इट टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? तो दो परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है जिसके कारण दो परमाणु एक अणु में एक साथ एग्जिस्ट करती है। तो व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? तो ये केमिकल बॉन्ड क्या है? आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? ये केमिकल बॉन्ड क्या है?
thus इस प्रकार से केमिकल बॉन्ड defined as, may be defined as, तो केमिकल बॉन्ड क्या है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, force of attraction between two atoms which hold it together in a molecule is called chemical bond, is called chemical bond। तो chemical bond क्या है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम विच होल्ड इट टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? तो दो परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है जिसके कारण दो परमाणु एक अणु में एक साथ यूज करते हैं। नाउ वेरिएशन ऑफ potential energy versus internuclear distance तो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच की वेरिएशन। तो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो इसे अगर हम लोग एक्स एक्सिस कर दें और इसे बाई एक्सिस कर दें, तो बाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे और एक्स एक्सिस पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लेते हैं। तो जब दो एटम एक दूसरे के फारदेस्ट अवे होती है, बहुत दूर होती है, दो एटम एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होता है, जब दो एटम एक दूसरे से बहुत दूर होता है, दोनों एटम के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो जब एटम एक दूसरे के बहुत दूर होगा तो दोनों एटम के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स होती है ऑलमोस्ट जीरो होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है? तो जीरो होती है। लेकिन जैसे जैसे एटम एक दूसरे के नजदीक आता जाता है, लेकिन जैसे जैसे एटम एक दूसरे के नजदीक आता जाता है, तो दोनों एटम के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाती हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ना मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटना। अगर आपको मैंने बताया था कि जो अट्रैक्शन होता है, जहां भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे जैसे जब एटम एक दूसरे के दूर था, फारदेस्ट अवे था, बहुत दूर था, तो एटम के बीच में ना तो अट्रैक्टिव ना तो रिपल्सिव फोर्स थी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, ऑलमोस्ट जीरो थी। लेकिन जैसे जैसे एटम एक दूसरे के नजदीक आता जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएंगी और एक सर्टेन डिस्टेंस पर आ करके दोनों एटम के बीच में लगने वाली जब अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होंगी, तो जब अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएंगी। जब अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अब इस डिस्टेंस पर पहले जब एटम एक दूसरे से फारदेस्ट अवे था, बहुत दूर था, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। लेकिन जैसे जैसे एटम एक दूसरे के क्लोजर आ रही हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ी मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ी मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ी मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। सर्टेन डिस्टेंस पर, मतलब एक ऐसा डिस्टेंस पर आ जाएगा एटम, ऐसा डिस्टेंस पर एटम आ जाएगा जहां पर दोनों एटम के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो जाएंगी। तो जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो जाती हैं, वहीं पर बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, और उस समय दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसे कहा जाता है बॉन्ड लेंथ, इसे कहा जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो जब एटम एक दूसरे के फारदेस्ट अवे था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, लेकिन जैसे जैसे
एटम एक दूसरे के नज़दीक आता जा रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होगी, तो जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, वहीं पर बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। और उसके बाद अगर एटम एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो जाता, उसके बाद अगर एटम एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तब तो ऑब्वियसली धीरे धीरे अट्रैक्टिव फोर्स घटनी शुरू हो जाएंगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी इस तरह से। तो ये वेरिएशन है किसकी? तो पोटेंशियल एनर्जी की इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ध्यान रखेंगे, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में जब एटम एक दूसरे के फारदेस्ट अवे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होती है, लेकिन एटम एक दूसरे के क्लोजर आता जाता तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी घटती है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी घटती, अट्रैक्टिव फोर्स घटती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती। एक सर्टेन डिस्टेंस पर दोनों एटम के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जिस डिस्टेंस पर एटम के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, वहीं पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और उस डिस्टेंस को कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। ये क्या हो गई? तो यहां पर डी आपका बॉन्ड लेंथ है। तो ये वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले। नाउ थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज। तो थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी दी है। अपने जमाने में जो भी थ्योरी थी सारी की सारी सही थी। तो थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग थ्योरीज, फर्स्ट वन इज द कॉसेस-लेविस थ्योरी। फर्स्ट वन इज द कॉसेस-लेविस थ्योरी फॉर केमिकल बॉन्डिंग, मतलब कॉसेस और लेविस द्वारा दी गई थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग। सेकेंड वन इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्ट में कहते हैं वीबीटी। एंड थर्ड वन इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी शॉर्ट में लिखते हैं एमओटी। तो भाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, इसकी डिफरेंट थ्योरीज है। तो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो कॉसेस-लेविस थ्योरी फॉर केमिकल बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, इसकी डिफरेंट थ्योरीज है। तो फर्स्ट वन इज द कॉसेस-लेविस थ्योरी, सेकेंड वन इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड थर्ड वन इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो फर्स्ट वन दैट इज द कॉसेस-लेविस थ्योरी। First one is the Cauchy-Lewis theory. First one is the Cauchy-Lewis theory. It is also called old theory of chemical bonding. इसे हम लोग ओल्ड थ्योरी फॉर केमिकल बॉन्डिंग भी कहते हैं। और ये थ्योरी आप 9-10 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, Cauchy-Lewis थ्योरी। लेकिन तभी इसे अपन बेसिक में भी बताते, तभी जब केमिकल बॉन्ड करने जा रहे हैं तो यही से अपन शुरू करेंगे। तो कॉसेस-लेविस थ्योरी, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार एटम फॉर्म करता केमिकल बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो कॉल्ड डुप्लेट इन देयर एटमोस्ट ऑर्बिट। तो इस थ्योरी के अनुसार एटम मतलब परमाणु रासायनिक बंधन इसलिए बनाता है ताकि वो अपनी बाहरी कक्षा में
8 इलेक्ट्रॉन अथवा 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सके। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो कौन सी एटम ऑक्टेट और कौन सी एटम डुप्लेट पूरा करना चाहेगा? ये ऑक्टेट और डुप्लेट की कॉन्सेप्ट कहां से आ गई? तो एक्चुअली वह एटम जो नियॉन के अगल बगल में है, वह नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। वह एटम जो आर्गन के बगल में है, अगल बगल में है, मतलब आर्गन के, जैसे कि आर्गन के अगल में जैसे सल्फर है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारा आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। जो एटम हीलियम के अगल बगल में है, वो हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा स्टेबिलिटी के लिए। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन सारे की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाईली स्टेबल है। तो एटम अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन क्यों पूरा करना चाहता है? तो एटम आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है टू गेट स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कैसे आ जाएगी? तो जो हीलियम के अगल बगल में एलिमेंट है, अगर हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन पा ले तो स्टेबल हो जाएगा। नियॉन के अगल बगल में जो एलिमेंट है वो नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन पा ले तो स्टेबल हो जाएगा। आर्गन के अगल बगल में जो एलिमेंट हो आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन पा ले तो स्टेबल हो जाएगा। क्रिप्टन के अगल बगल में जो एलिमेंट हो क्रिप्टन जैसी कॉन्फ़िगरेशन पा ले तो स्टेबल हो जाएगा। तो कॉसेस लेविस थ्योरी के अनुसार एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्टेट और 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो कॉल्ड डुप्लेट इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। या इसी थ्योरी को कहा जाता है दूसरे शब्दों में कि एटम फॉर्म करता केमिकल बॉन्ड टू कंप्लीट इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो एटम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन क्यों चाहता है? तो स्टेबिलिटी के लिए। मतलब जो बेसिक टेंडेंसी है, जो मूल प्रवृत्ति है एटम की केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की, वो स्टेबिलिटी। तो एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? टू गेट स्टेबिलिटी। तो जो बेसिक रीजन है बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड वह है स्टेबिलिटी। तो एटम फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी। तो कॉसेस लेविस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार एटम फॉर्म करता है, एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड टू complete atom form, according to this theory, atom form chemical bond to complete 8 electron, to complete 8 electron, that is also called octet, that is also called octet, or 2 electron, that is also called duplet, that is also called duplet in their outermost orbit, in their outermost orbit. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो कॉल्ड डुप्लेट इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। और इन अदर वर्ड्स, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं, और इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं कि एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड
एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है, एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू ऑब्टेन इनर्ट कॉन्फिगरेशन, टू ऑब्टेन inert configuration, inert configuration, that is configuration like helium, neon, argon, krypton, xenon और radon। तो दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं एटम फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड टू ऑब्टेन इनर्ट कॉन्फिगरेशन। बेसिक एटम बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों पूरा करना चाहता है? क्योंकि नियॉन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्रिप्टन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉसस लेविस थ्योरी के अनुसार एटम फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डुप्लेट इन देयर एटमॉस्फेयर। या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कि एटम फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड टू ऑब्टेन इनर्ट कॉन्फिगरेशन, दैट इज कॉन्फिगरेशन लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो हीलियम जैसी कॉन्फिगरेशन कौन पाएगा? तो जो हीलियम के अगल बगल में है। नियॉन जैसी कॉन्फिगरेशन कौन पाएगा? तो नियॉन के अगल बगल वाला एलिमेंट, जैसे हो गया आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सब क्या चाहेगा? तो नियॉन जैसी कॉन्फिगरेशन। जो आर्गन के अगल बगल में एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब क्या चाहेगा? तो आर्गन जैसी कॉन्फिगरेशन चाहेगा। तो एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डुप्लेट इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ये इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कि एटम फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन जैसी कर सके। कि ऐसा करने से क्या होगा? तो स्टेबिलिटी आएगी। ऐसा करने से क्या होगा? तो स्टेबिलिटी आएगी। तो इन फैक्ट मतलब वास्तव में, इन फैक्ट मतलब वास्तव में, तो अगर हम लोग कहें इन फैक्ट मतलब वास्तव में, एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, वास्तव में जो एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है टू गेट स्टेबिलिटी। तो जो बेसिक रीजन है एटम की केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की, वो स्टेबिलिटी है। तो एटम केमिकल बॉन्ड किस लिए बनाता है? तो स्टेबिलिटी के लिए बनाता है। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉसस-लेविस थ्योरी, 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो कॉसस-लेविस थ्योरी के अनुसार 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो कॉसस-लेविस थ्योरी के अनुसार 3 प्रकार की केमिकल बॉन्ड हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, हिंदी में कहते हैं विद्युत संयोजक बंधन। सेकेंड वन इज द कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फर्स्ट वन दैट इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड, अ बॉन्ड विच फॉर्म बाय complete transfer a bond which formed by complete transfer of electron या electrons from outermost orbit of an atom to outermost orbit of another atom is called electrovalent bond. तो bond which formed by complete transfer of electrons from
outermost orbit of an atom to outermost orbit of another atom is called electrovalent or ionic bond, is called electrovalent और आयनिक बॉन्ड। तो हिंदी में कहते हैं विद्युत संयोजक बंधन। तो एक ऐसी बॉन्ड जो फॉर्म होती है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost orbit of an atom to outermost orbit of another atom is called electrovalent और ionic bond। जैसे वेरी पॉपुलर एग्जांपल, जैसे बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड, बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड में कैसे बॉन्डिंग हुई है, कहते हैं सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन 281 है, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन 287 है। तो सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर सोडियम के बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर क्लोरीन की बाहरी कक्षा तक हो जाए तो क्या होगी कि सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से अगर 1 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट तक हो गई, मतलब सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई, तो सोडियम के ऊपर एक प्लस और क्लोरीन को क्या हुआ तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब एक निगेटिव चार्ज। तो ये क्या होगी, तो NH, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि बॉन्डिंग इन सोडियम हाइड्राइड NaH, सोडियम हाइड्राइड में कैसे बॉन्डिंग हुई है, क्योंकि जी सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन 281, तो सोडियम के बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा तक हो जाए तो सोडियम के ऊपर एक प्लस और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन मिल गई, तो ये माइनस, मतलब Na सोडियम हाइड्राइड हो गई। उस तरह से अगर हम लोग कहें बॉन्डिंग इन कैल्शियम ऑक्साइड, बॉन्डिंग इन कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम लोग कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड में कैसे बॉन्डिंग हुई है, तो कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन 2882, मतलब कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कैल्शियम के बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर अगर ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा तक हो जाती है तो कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो गई है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गई, ये -2 और ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से चिपक जाएगा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या है, तो एक ऐसी बॉन्ड जो फॉर्म होती है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ अनदर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो एक ऐसी बॉन्ड जो फॉर्म होती है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost orbit of an atom to outermost orbit of another atom is called electrovalent और आयनिक बॉन्ड। तो एक एटम के बाहरी कक्षा से दूसरे एटम की बाहरी कक्षा तक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर क्यों होती है, तो ऑब्वियसली क्वासिस-लेविस थ्योरी के अनुसार टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। जैसे सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और क्लोरीन की कक्षा में बाहर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर सोडियम अपनी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दे तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गई और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गई। कैल्शियम अगर ऑक्सीजन को अपना 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे तो कैल्शियम की एटॉमिक नंबर होती है, कैल्शियम की एटॉमिक नंबर होती है 20, तो कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20 मतलब 2882। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर देगा तो इसकी बाहरी कक्षा में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है, कॉन्फ़िगरेशन 26, तो इसके बाहरी कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या है, तो एक ऐसी बॉन्ड जो फॉर्म होती है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ अनदर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, ऑलरेडी बेसिक केमिस्ट्री में से बताया है। ठीक है, लिखिए। तो और भी एग्जाम्पल आप ले सकते, जैसे और ले लें बॉन्डिंग इन मैग्नीशियम फ्लोराइड, बॉन्डिंग इन मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 27। तो मैग्नीशियम अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, फ्लोरीन भी अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता, तो कैसे पूरी होगी, तो अपनी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे।
लेकिन फ्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन। तो कैसे होगी? तो ये मैग्नीशियम के आटमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन एक फ्लोरीन के आटमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7। इस फ्लोरीन के भी आटमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगी? तो एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को ट्रांसफर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को ट्रांसफर करेगा। तो क्या हो गई कि जी मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस करी तो +2, ये फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो -1, इस फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो -1। मतलब ये क्या हो गई? तो Mg+2, ये 2F-, मतलब इन दोनों को मिला के आप क्या लिख सकते हैं? तो MgF2। तो ये बाउंडिंग इन मैग्नीशियम फ्लोराइड हो गई। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स को आप ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या है? तो एक ऐसी बॉन्ड जो फॉर्म होती है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ अनदर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन बाय एन एटम टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट bond is called electrovalency, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन बाय एन एटम टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक एटम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है वह उसकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन बाय एन एटम टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो एक एटम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है वह उसकी क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी? तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इलेक्ट्रोन बनाने के लिए, तो ये 1 हो गई। अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी? तो सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन 281। तो ऑब्वियसली ये सोडियम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता? तो 1 इलेक्ट्रॉन की लॉस करता, तो 1। उस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ पोटेशियम पूछा जाए तो पोटेशियम की एटॉमिक नंबर कितनी? तो 19। पोटेशियम की एटॉमिक नंबर कितनी? तो 19। तो ये क्या करता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए? तो ऑब्वियसली बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो लॉस करता है, तो 1। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी? तो कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20। तो ये कॉन्फिगरेशन 2882। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी? तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोवैलेंट बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ अगर फ्लोरीन पूछी जाए तो क्या होगी? तो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में ऑब्वियसली 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी? तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 26, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या होगी? तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 25, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 3। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगी? तो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन 287, तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 1। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन बाय एन एटम टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक एटम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है वह उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन बाय एन एटम टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। नाउ वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो व्हाट इज वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी? वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है?
तो देयर आर सम एलिमेंट्स which shows more than one type of electrovalency, more than one type of electrovalency is called variable electrovalency. तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक से ज्यादा प्रकार के इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं। जैसे अगर आप कहे, ऐसे अगर हम लोग कहते हैं सोडियम कहीं भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी फिक्स है। सो फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, रुबिडियम ले लीजिए, सीजियम ले लीजिए, तो इन सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा के लिए फिक्स है 1। सेकेंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, स्टोनिशियम ले लीजिए, बेरियम ले लीजिए, रेडियम ले लीजिए, तो इन सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, फिक्स है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा टाइप की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है। जैसे आयरन को ले लीजिए, आयरन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कभी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा टाइप की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करती हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो देयर आर सम एलिमेंट्स विच शोज मोर देन वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी इज कॉल्ड वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा प्रकार की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करती हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहें आयरन शो करता है 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, that is 2 and 3 due to instability of core मतलब इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जैसे अगर आप ले लीजिए आयरन की एटॉमिक नंबर होती है 26। यदि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मतलब आर्गन 3d6 4s2, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयरन। तो आयरन को जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाना होता है तो अपनी बाहरी कक्षा की 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो यदि आयरन अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट की 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d6, आयरन 3d6। ध्यान दीजिए, आयरन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? तो यहां पर आयरन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गई। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद भी इसका जो कोर है, मतलब इनर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद भी इसकी जो कोर होती है, मतलब इसकी जो इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है, वो स्टेबल नहीं हो पाता है। तो अपने कोर को, अपने इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को स्टेबल करने के लिए आयरन अपने इनर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को स्टेबल करने के लिए क्या करता है? तो अपनी एक और इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। मतलब जो Fe+2 थी, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर देता है तो Fe+3 हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर देता है तो Fe+3 हो जाती है, और कॉन्फिगरेशन हो जाता है आर्गन 3d5। ये हाफ फिल्ड हो गई, मतलब मोर स्टेबल हो गई। ये क्या होगी? तो मोर स्टेबल हो गई। तो आयरन शो करता है 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ कोर। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा टाइप की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करती हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा टाइप की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ कोर। और भी कारण, और भी एग्जाम्पल है। सम एलिमेंट shows variable electrovalency due to inert pair effect. Now variable electrovalency, यहां पर लिख देता हूं, एक टाइटल देता हूं, variable electrovalency due to inert pair effect.
वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पहले होती क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? तो कुछ एलिमेंट की जो एस सबसेल की इलेक्ट्रॉन होती हैं वह लॉस नहीं होनी चाहती। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? तो रिलक्टेंस, रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन पेयर to take part in bond formation is called inert pair effect। inert pair effect क्या है? तो रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मतलब होता है अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस मतलब असमंजसता कि निकल लॉस हो कि नहीं हो, लॉस हो कि नहीं हो, है ना। जैसे खाना खाने का आधा मन कर भी रहा नहीं भी कर रहा, तो खाएं कि नहीं खाएं, खाएं कि नहीं खाएं, बाहर घूमने के जाने का मन कर रहा, जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, जिसे कहते हैं अनविलिंगनेस मतलब रिलक्टेंस। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? तो रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन पेयर टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। कुछ एलिमेंट की जो ए शो करता है, रिलक्टेंस शो करता है, इनर्टनेस शो करता है, मतलब असक्रियता शो करता है, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब एस इलेक्ट्रॉन के पेयर क्या शो करती है? तो इनर्टनेस, इनर्टनेस मतलब रिलक्टेंस मतलब अनविलिंगनेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? तो देयर आर सम एलिमेंट विच शोज मोर देन वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी इज कॉल्ड वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे आयरन शो करता है दो तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 and 3 ड्यू टू इंस्टेबिलिटी ऑफ कोर। मतलब आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम देखें तो आयरन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी ट्रू हो गई। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल नहीं हो पाई, इसे 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस करा, मतलब आयरन 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कभी 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता, कभी 3 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है। और ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ कोर। कॉपर में भी होता है ऐसी चीजें, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें भी। दूसरा कारण होता है वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल है वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अनदर एग्जाम्पल है वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होती है? तो यहां पर इनर्ट मतलब रिलक्टेंस, अनविलिंगनेस है, असक्रियता है, पेयर मतलब एस इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जहां पर एस इलेक्ट्रॉन की जो पेयर होती है वह इनर्टनेस शो करती है, अनविलिंगनेस शो करती है, रिलक्टेंस शो करती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। मतलब कभी लॉस होगा कभी नहीं होगा, कभी लॉस होगा कभी लॉस नहीं होगा। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे ग्रुप 13 में गैलियम आयंडियम थैलियम शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे गैलियम आयंडियम थैलियम शोज 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, सो 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 and 3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जैसे गैलियम आयंडियम थैलियम ग्रुप 3 में गैलियम आयंडियम थैलियम शो करता 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या ले पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गैलियम आयंडियम एंड थैलियम शोज 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी दैट इज 1 and 3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? तो गैलियम की एटॉमिक नंबर होती है 33, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है आर्गन, आर्गन आर्गन 3d10
4s2 4p1। उसी तरह से आयनडियम की एटॉमिक नंबर होती है इसमें 81। अगर आप जोड़ दीजिए तो जगह क्रिप्टन 4d10 5s2 एंड 5p1, ये हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। तो थैलियम की गैलियम का हो गया 31 और इसमें 32 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 51, ठीक है। सॉरी 81, सॉरी ये 32 जोड़ दीजिएगा तो 81 हो जाएगा ना, 81। हाँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1। तो जरा देखिए, गैलियम आयनियम थैलियम में जब भी बॉन्ड बनाने की बारी आती है तो ये 4p की इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाती है। ऑटोमोस में 4p की यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगी, एक इलेक्ट्रॉन लॉस। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस होती है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होगा? तो 1। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस होती है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा 1। ये इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 1, ये 1। ये इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं हो पाती, मतलब सम टाइम हो पाती है, सम टाइम नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 3D की इलेक्ट्रॉन है इसे बाहर क्यों रिपेल ही नहीं कर पाता, मतलब कहते बिग शिल्डिंग इफेक्ट लगाता है। आपको मैंने शिल्डिंग इफेक्ट बताया था, इफेक्ट ऑफ रिपल्सन प्रोड्यूस बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3D की इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ रिपेल नहीं कर पाता है। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होती है? तो इफेक्ट ऑफ रिपल्सन प्रोड्यूस बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन, अंदर के सेल्स के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाहर के सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर रिपेल करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो ये 3D की जो शिल्डिंग इफेक्ट होती है बहुत पुअर होती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को बाहर को रिपेल नहीं कर पाता है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? तो जो गैलियम के न्यूक्लियस है, तो जो गैलियम की न्यूक्लियस है ये 4s इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा इसलिए होता क्योंकि ये D की जो शिल्डिंग इफेक्ट होती है, ध्यान याद रखेंगे, D और F की शिल्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है, मतलब बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही नहीं कर पाता। तो जब बाहर को इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही नहीं कर पाएगा तो इनर जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर स्ट्रांगली, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा स्ट्रांगली। तो 3D की पूरा शिल्डिंग के कारण इसे रिपेल नहीं कर पाता, उतनी स्ट्रांगली रिपेल नहीं कर पाता, इसलिए सम टाइम लॉस होता है, सम टाइम नहीं लॉस होता। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर भी 4D की जो शिल्डिंग होती है, मतलब बाहर की रिपल्सन होती है, वो 5s2 को इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बहुत पुअर होती है। तो 4D की जो शिल्डिंग इफेक्ट होती है, मतलब 4D में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो 5s के इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर बहुत वीकली रिपेल करता है। इस कारण से सम टाइम लॉस होती है, सम टाइम लॉस नहीं होती है। यहाँ पर 4f यानी F की शिल्डिंग इफेक्ट और पुअर होती है, मतलब और नहीं बाहर को रिपेल करता है। तो अगर बाहर को रिपेल नहीं करेगा तो 6s की जो इलेक्ट्रॉन होगी सम टाइम लॉस होगी, सम टाइम लॉस नहीं होगी। तो बेसी ये तो लॉस हो जा रहा है, ये तो लॉस हो जा रहा है, ये तो लॉस हो जा रहा है, लेकिन पुअर शिल्डिंग ऑफ D एंड F सम टाइम ये लॉस होता है, सम टाइम लॉस नहीं होगा, सम टाइम लॉस होगा, सम टाइम नहीं होगा, सम टाइम लॉस होगा, सम टाइम नहीं होगा। इस कारण से ऑब्वियसली जो गैलियम आयनियम थैलियम में जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो 1 and 3 होती है। तो ऑब्वियसली गैलियम आयनियम एंड थैलियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 and 3 इसलिए होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? तो एस की इलेक्ट्रॉन की रिलक्टेंस, मतलब एस की इलेक्ट्रॉन की इनर्टनेस, कि इस एस की इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लॉस हो रही है, यहाँ पर एस की इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लॉस हो रही है? तो ड्यू टू पीयर, ध्यान रखें नोट, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग, नोट मतलब ध्यान रखें ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ
डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली गैलियम, आइंडियम, थैलियम, सोज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान दीजिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करता जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे आते जाएंगे। जैसे ये इसको रिपेल कर रहा होगा हल्का सा, ये और कम रिपेल कर रहा होगा, सबसे कम रिपेल यहां पर हो रही होगी। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बड़ा जोड़ी से पकड़ा हुए रहेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस होना नहीं चाहेगा जल्दी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो न्यूक्लियस उसको ज्यादा जोर से पकड़े रहेगा। क्यों जोर से पकड़े रहेगा? क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, इसे बाहर की ओर रिपेल नहीं कर पा रहा है, मतलब बहुत कम कर पा रहा है। यहां पर थोड़ी रिपल्सन हो जाएगी, यहां थोड़ी और कम रिपल्सन होगी बाहर की ओर, और यहां पर रिपल्सन बाहर की ओर सबसे कम होगी। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा मजबूती से न्यूक्लियस की तरफ बंधा हुआ, मतलब इसकी जो लॉस है मुश्किल है। तो ध्यान रखेंगे। इसलिए अगर पूछा जाता है, ये बड़ा पूछता है पेपर में, कि अगर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है Tl प्लस की ज्यादा होती, मतलब थैलियम जनरली क्या करता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करके छोड़ देगा। कि क्यों? ये क्यों नहीं लॉस हो रहा? ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की ओर नहीं के बराबर रिपेल करता। अगर नहीं रिपेल करेगा तो न्यूक्लियस को पकड़ के रखेगा, इसलिए थैलियम प्लस ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब इससे एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। इससे हो सकता है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगी, या कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो सकती है। और यहां पर ज्यादातर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, एक लॉस होगा, फिर दूसरा भी, मतलब 4s2 का भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है +1 का, वो डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जाता है। +1 का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती चली जाती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। और सेम इसी का ये दूसरा है, उसी तरह से आप ले सकते हैं, ये जर्मेनियम है, टीन एंड लेड, सोज, 2 वैलेंसी, that is 2 and 4 due to inert pair effect. इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम की एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली 32, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो आर्गन 3d10 4s2 4p2। ऑब्वियसली टीन की हो जाएंगे ऑब्वियसली 50 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये क्रिप्टन 4d10 5s2 5p2। उसी तरह से अगर आप ले लीजिए लेड की हो जाएगी 82, ये जेनॉन, ये 4f14 5d10 6s2 6p2। अब जरा देखिए यहां पर ये 4p की, मतलब p की इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लॉस हो जाएगी, मतलब जर्मेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा आसानी से, इसका +2 हो जाएगा आसानी से, इसका +2 हो जाएगा आसानी से, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गई आसानी से। लेकिन ये s की इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं होना चाह रही, तो सबसे ज्यादा कष्ट s की इलेक्ट्रॉन लॉस कराने में कहां पर होगी, तो लेड में। कि क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली बांधे हुए है। कि क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर को रिपेल ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि F और D की जो सेलिंग इफेक्ट होती है
मतलब एफ और डी द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉन को बाहर की रिपल्सिव फोर्स जो लगाया जाता है वो बहुत कम होता है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ एंड डी, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ, डी और एफ के पुअर शील्डिंग के कारण, मतलब ये इसको बाहर को रिपेल ही नहीं करना चाह रहा। तो जब इसको बाहर को रिपेल ही नहीं कर रहा तो न्यूक्लियस तो इसको पकड़ के रखेगा ही ना। जब न्यूक्लियस इसे पकड़ के रखेगा तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर लॉस होगी। मतलब अगर यहां पर अगर स्टेबिलिटी पूछी जाए, स्टेबिलिटी जो होती है, ये पूछता है बहुत, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होती है ऑब्वियसली Pv+2 की ज्यादा होती है। यहां से ज्यादातर 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। Pv+2 ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, Pv4 नहीं के बराबर। ऑब्वियसली Sn+2 और Sn+4 दोनों एग्जिस्ट करती है, और यहां पर जनरली G+4 एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्वियसली यहां पर आप देख रहे हैं कि जर्मेनियम 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो कर रहा है, मतलब 2 भी, कभी कभी 2, कभी कभी 4, कभी कभी 2, कभी कभी 4, यहां पर कभी कभी 2 नहीं के बराबर 4। तो ऑब्वियसली ये क्या हुई, तो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब एक ही एलिमेंट 2 प्रकार के इलेक्ट्रोवैलेंसी शो कर रहा है, कभी 2 कभी 4, कभी 2 कभी 4, कभी 2 कभी 4। ऐसा क्यों हो रहा, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, तो एस की इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं लॉस होने जा रही है, क्यों नहीं लॉस होनी चाह रही है, क्योंकि डी और एफ की जो शील्डिंग इफेक्ट है, मतलब डी और एफ द्वारा आउटर इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर रिपल्सिव फोर्स जो लगाया जा रहा है वो बहुत कम लगाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से ज़्यादा प्रकार की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करती हैं, उसका बहुत सारा कारण होता है, जैसे इनस्टेबिलिटी ऑफ कोर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ अनस्टेबल हो जाए, इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्सेट्रा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।